Welcome back. In this particular video I am going to discuss a sample paper for information practice grade 12. ये सैम्पल पेपर पूरी तरह से CBSE द्वारा 2020-21 के लिए प्रोवाइडेड सिलेबस की बेसिस पे मैंने रेडी किया है एंड आई एम श्योर ये सैम्पल पेपर से आपको काफी हेल्प होने वाली है कमिंग बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए. दिस इज माय फर्स्ट सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस और इस तरह से मैं 2-3 और भी सैम्पल पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा. आई मीन वीडियो सेशंस उसके लिए भी रेडी करेंगे. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईपी क्लास 12 की कंप्लीट ट्यूटोरियल इन वन सिंगल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जिसे कि आप एज ए रेफरेंस और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं. इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और यदि आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको इसका लिंक अभी दिख रहा होगा. इसे क्लिक कर आप इस वीडियो को अभी देख सकते हैं. जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी देख रहे होंगे. यदि आप इसे प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. तो चलिए एक एक करके सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. So this is our question paper and first of all it is very important to read the general instructions given in the paper because ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके पूरे पेपर की एक गाइडलाइन होते हैं. इस इंस्ट्रक्शन से आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कितने डिफरेंट सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है. तो इस तरह की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारे आपको हमारे इस इंस्ट्रक्शंस को रीड करने से पता चलती हैं. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि आप इंस्ट्रक्शंस को पहले रीड करें. सो बेसिस ऑन दिस फैक्ट हमने भी ये जो क्वेश्चन पेपर रेडी किया ऑब्वियसली इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने डाले हुए हैं. ऑब्वियसली जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था इस पर्टिकुलर सेशन के लिए उसके ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमने ये पेपर रेडी किया हुआ है. तो सबसे पहले तो हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं. सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी. ईच पार्ट इज कंपल्सरी. 2 पार्ट्स हैं जिसमें दोनों ही पार्ट्स को हमको करना है और इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास चॉइसेस हैं. पार्ट ए में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें तकरीबन सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं जिसके आंसर्स आपको 1 लाइन में या 1 वर्ड में देने हैं. एंड सेक्शन 2 में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना है. एंड सिमिलरली पार्ट बी जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पार्ट बी में 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 2 मार्क्स के. देन सेक्शन 2 है जिसमें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है दैट इज लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन. एंड सिमिलरली थर्ड सेक्शन है जिसमें वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है ऑब्वियसली ऑफ 5 मार्क्स जिन्हें हमें सॉल्व करना है. तो चलिए फिर सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं और पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 1 जिसमें कि इट इज क्लियरली सेइंग दैट कि टोटल 21 क्वेश्चंस हैं जिसमें 15 को आपको सॉल्व करना है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, देन पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क. वी ऑल नो दैट कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है, मीन्स अक्रॉस द कंट्री हैं. इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का. So we can say the correct answer of this particular question is definitely your wide area network. So let's move to the question number 2 now. Here it is asking that software available for free to use for limited time is called. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम फ्रीली यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है. ऐसे सॉफ्टवेयर को हम जानते हैं शेयरवेयर के नाम से. तो वी कैन सिंपली से द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑब्वियसली आर शेयरवेयर. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमको ये भी मालूम होनी चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ये फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बेसिकली परमानेंटली हम हमेशा यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस या इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती. और अगर आप पेमेंट देके कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी हम उसको बोल सकते हैं. एंड एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्री टू यूज होता ही है बट उसका कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है. लेकिन जब आप शेयरवेयर की बात करते हैं तो ये फ्री टू यूज होता है लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. हियर इट इज आस्किंग दैट चार्ट्स which can have only one data series is called. So first of all it is very important to understand what is the meaning of this data series actually. तो चलिए मैं पहले इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं. नाउ सपोज दैट आई हैव ए टेबल जिसमें कि मैं 2 बाइक्स का सेलिंग रिकॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल वन इज होंडा एंड वन इज माई सुजुकी.
और इसके कुछ 3 मंथ्स का रिकॉर्ड मेरे पास है, लाइक जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मैं इनकी कुछ वैल्यूज यहाँ पे डाल लेता हूँ लाइक दिस, एंड सिमिलरली इसका भी सेलिंग रिकॉर्ड मेरे पास है, से फॉर एग्जांपल दिस। अब इसकी बेसिस पे, इन रिकॉर्ड्स की बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे चार्ट रेडी करूँ, से फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग लाइन चार्ट, तो इन वैल्यूज की बेसिस पे जब मैं पॉइंट्स को ट्रैक करूंगा लाइक 20, देन से 30, देन 60, फिर मैं इन्हें मिला दूंगा। सो ये एक मेरी एक सीरीज रेडी हो गई। ये मेरी सीरीज होगी होंडा की। सिमिलरली सुजुकी के लिए जब आप देखेंगे तो फर्स्ट ये 60 है, देन ये 40 है, देन ये डाउन होके 30 आ रहा है। सो इस तरीके से आप इसके लिए भी एक सीरीज रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लाइन चार्ट में हमने 2 सीरीज को एक साथ लिया है। हमारा क्वेश्चन ये था कि चार्ट विच कैन हैव 1 डेटा सीरीज ओनली, तो वो जो चार्ट होता है उसे हम जानते हैं पाई चार्ट के नाम से। सो पाई चार्ट ऐसा चार्ट होता है जिसमें आप केवल एक ही डेटा सीरीज ले सकते हैं। मतलब अगर आप मल्टीपल डेटा सीरीज को लेने की सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है हमारे पाई चार्ट में। इट कैन हैव ओनली 1 डेटा सीरीज लाइक दिस, हम इसे बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन सीरीज L इक्वल टू 3, 4, 2, S इक्वल टू PD डॉट सीरीज, जहां पे ब्रैकेट के अंदर हमने L इंटू 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं S को, तो हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। चलिए इसका भी आउटपुट हम समझने की कोशिश करते हैं। हियर द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट कि वी हैव ए लिस्ट जिसमें कि कुछ वैल्यूज थी लाइक 3, 4, 2, और जब हम इसकी बेसिस पे सीरीज रेडी कर रहे थे तो वी वर राइटिंग लाइक PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे हमने लिखा था L इंटू 2। इस L इंटू 2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एक वेक्टर ऑपरेशन हो रहा है। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे L जो होगा वो 2 टाइम्स रेप्लिकेट करेगा अपने आप को, और जब रेप्लिकेशन होगा सो दिस विल बी लाइक 3, 4, 2, देन अगेन 3, 4, 2, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी 0, 1, 2, 3, देन 4, देन 5, और ये जो सीरीज होगी दिस विल बी माई S। तो जब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे S को, so this will print this particular series. So this is how we can understand the answer of this question. Let's move to the next question now. Here it is asking that write command to create a data frame DF based on dictionary dict1. Now we all know that कि जब भी हमें कोई डेटा फ्रेम रेडी करना होता है तो उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑलवेज PD डॉट डेटा फ्रेम, और इस डेटा फ्रेम के ब्रैकेट में चूंकि हमें इस डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए रेडी करना है, सो दैट वी कैन सिंपली राइट dict1, और ये जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली हम स्टोर करेंगे DF में। सो द करेक्ट आंसर विल बी DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम इन ब्रैकेट dict1, और इस डेटा फ्रेम का जो D होगा दैट विल बी कैपिटल, और फ्रेम का F भी क्या होगा यहाँ पे कैपिटल होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now the question number 6 is asking that keyword help in removing duplicate value from result of SQL query। यदि आप कोई SQL की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें जो रिजल्ट सेट जनरेट होता है उसमें हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को अवॉइड करना है, हमें नहीं चाहिए, तो हम कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली आवर ऑप्शन नंबर A, दैट इज डिस्टिंक्ट कीवर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज यदि मैं यूनिक की बात करूं तो यूनिक तो हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी टेबल को डिफाइन करते हैं या डिजाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं। उस दौरान हमें किसी फील्ड में यह इंश्योर करना होता है कि उसमें जो भी डेटा होगा वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए एंट्री के दौरान, तब हम यूनिक की का इस्तेमाल करते हैं। ऑल का मतलब होता है कि सारे ही टाइप के रिकॉर्ड्स को आप डिस्प्ले कर दीजिए, चाहे वो यूनिक हो या ना हो, आई मीन डुप्लीकेट हो या ना हो। और नॉट इन का इस्तेमाल हम किसी डेटा के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट कीवर्ड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट स्टेट ट्रू फॉल्स। So the question number 1 is saying that digital footprint remains forever. Well, digital footprint का मतलब ये रहता है कि जब भी आप इंटरनेट में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी आपकी सर्फिंग भी हो सकती है, किसी तरह का पोस्ट करना भी हो सकता है, किसी साइट में किसी तरह का कमेंट करना, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये बेसिकली परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं एज ए हिस्ट्री आपकी एक्टिविटी के नाम से, और दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट डिजिटल फुटप्रिंट, और ये कभी भी रिमूव नहीं होती हैं। दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फ्रीवेयर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूज विथ सोर्स कोड अवेलेबल। वेल, फ्रीवेयर जो होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, ये फ्री टू यूज तो होते ही होते हैं, लेकिन इनका सोर्स कोड कभी भी आपके साथ फ्री नहीं होता है। जब कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी हो और उसके साथ उसका सोर्स कोर्स भी फ्रीली आपको अवेलेबल होता है, those softwares are basically known as what open source software. So the answer of this question will be definitely false. तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे false.
तो क्वेश्चन नंबर 1 डिजिटल फुटप्रिंट वाला जो है दैट विल बी ट्रू एंड फ्रीवेयर वाला जो क्वेश्चन है दैट विल बी फॉल्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट टॉप लेवल वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। टॉप लेवल वेब पेज का मतलब ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस दौरान सबसे पहला जो वेब पेज आपकी स्क्रीन में आता है दैट वेब पेज इज बेसिकली टॉप लेवल वेब पेज, और इसे हम जानते हैं होम पेज के नाम से। So we can say the answer of this question will be home page. So let's move to the question number 9 now. Here it is saying that count is an example of, we all know that कि SQL में MySQL में count function जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं obviously number of records को count करने के लिए, और ये पार्ट होता है हमारे aggregate function का, ना कि mathematical, date या numerical function का। Like other aggregate functions are there, sum, max, min इत्यादि। So the correct answer of this question will be option number B, that is aggregate function. Let's move to the question number 10 now. Here it is asking that the command used to rename index of series object S. Suppose that हमारे पास एक सीरीज है S और इसका इंडेक्स को यदि हमें रीनेम करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर A is saying that S dot rename index equal to new index array. ऑप्शन नंबर बी इज s डॉट रीनेम इंडेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि s डॉट रीनेम इंडेक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस नाम का तो कोई भी ऑप्शन या एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो पूरी तरह से गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है s डॉट इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंडेक्स एरे, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में भी s डॉट इंडेक्स लिखा है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है s डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इक्वल टू दिस, ये जो रीनेम ऑप्शन होता है ये बेसिकली डेटा फ्रेम के साथ हम लोग यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे गलत होगा, आई कैन कट इट। ऑप्शन नंबर सी जो है या डी, इन दोनों में से जो सही होगा तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हम सीधे लिखते हैं s डॉट इंडेक्स इक्वल टू और उसके बाद जो भी वैल्यू हमें देनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज आस्किंग दैट इन द गिवन क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक where b name dash null, select appropriate operator to fill in the blanks. Well, we all know that कि जब भी हम null कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में तो उसके आगे या तो आप is लगाते हैं या is नहीं होता तो हम लिखते हैं is not null. So इसका मतलब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे या तो is का या फिर आप यहाँ पे is not भी कर सकते हैं। So the correct answer for this particular question will be either is या हम बोल सकते हैं is not. So this is how we can get the answer of this question. Question number 12 is asking that graph which can be plotted vertically or horizontally is called. Well, we all know that कि हमारे पास एक बार चार्ट होता है, that bar chart is basically जिसे कि हम vertically like हम इस तरह से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं और हम चाहें तो इसे इस प्रकार से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बार चार्ट, सिंपली वी कैन से, सो आई कैन राइट दिस टू बार चार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग रो लेबल्स वी कैन यूज व्हाट। मतलब किसी डेटा फ्रेम की वैल्यूज को एक्सेस करना है और वहां पर हम उनकी रो लेबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट योर एलओसी। वेल, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि एक हमारे पास मेथड होता है ILOC, एक होता है LOC। ILOC का इस्तेमाल करते हुए हम रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स का प्रयोग करते हुए वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और LOC में हम क्या करते हैं या तो रो लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्वियसली कॉलम लेबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इनका प्रयोग करते हुए हम किसी भी डेटा फ्रेम की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट df.loc तो यहाँ पर आप रो लेबल दे दीजिए सपोज A कोलन, यहाँ से सपोज आपने डाला C, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉलम नंबर रो नंबर A से लेकर रो नंबर C मीन्स अगर बीच में सपोज B एग्जिस्ट कर रहा तो ये सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से कॉमा लगा के आप कॉलम लेबल भी दे सकते हैं, फिर उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज एक्सेस द वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग रो लेबल, वी कैन यूज व्हाट दिस LOC। Question number 14 is asking that the device that amplifies a signal being transmitted on the network is called। मतलब किसी भी नेटवर्क में जब आपका सिग्नल ट्रांसमिट आप करते हैं और बीच बीच में यदि उसको
एम्पलीफाई करना हो, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाना हो, तो इसके लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं that is basically known as repeater. So the answer of this question will be repeater. So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next question now. Question number 15 is asking that write the name of clause we can use with aggregate functions. Now we all know that यदि हमें count function या sum function को या max min या average function को use करना हो, these are known as what your aggregate functions. तो उसके लिए जो clause हम use कर सकते हैं MySQL में, वी ऑल नो दैट पहला तो होता है हमारे पास सेलेक्ट क्लॉज, या तो आप सेलेक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करें या इसके अलावा हम ग्रुप बाय क्लॉज में भी हमारे इन एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग दैट MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर आइदर ओपन सोर्स, फ्री और प्रोप्राइटरी. सबसे पहली चीज तो ये कि MySQL फ्री टू यूज है, इसका मतलब प्रोप्राइटरी तो यहाँ पे होगा नहीं. सेकेंड, इट इज फ्री, यस इट इज फ्री, लेकिन MySQL फ्री होने के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप अपना खुद का भी क्रिएशन कर सकते हैं. सो इन द सेंस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आवर ओपन सोर्स. सो वी कैन सिंपली से दैट MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here in question number 17 it is asking that this symbol, आप देख सकते हैं ये जो सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, it indicates whether copyright, copyleft, copyrighted software और proprietary software. Well we all know that कि जब आप copyright की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है. यहाँ पर C उल्टा बना हुआ है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉपी लेफ्ट. सो जब भी आप इस तरह का सिंबल देखते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर कॉपी लेफ्ट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट आई एम इंटेलिजेंट हब, आई प्रोवाइड पैकेट फिल्टरिंग. वेल इंटेलिजेंट हब का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है कि जो भी सिग्नल वो डिवाइस रिसीव करे उसे किस वर्क स्टेशन को या नेटवर्क में इस्टेब्लिश्ड कंप्यूटर को सेंड करना है. सो दैट इज नोन एज व्हाट योर इंटेलिजेंट हब. और उस इंटेलिजेंट हब को हम जानते हैं स्विच के नाम से. और ये जो स्विच होता है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये पैकेट फिल्टरिंग कर सकता है. So the correct answer of this particular question is obviously switch. पैकेट फिल्टरिंग का मतलब यही हुआ कि जो भी सिग्नल वो रिसीव कर रहा है उसको किस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेंड करना है, सेंड नहीं करना है, ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हमारे स्विच डिवाइस की होती है. क्वेश्चन नंबर 19 इज आस्किंग दैट राइट नेम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस यूज्ड इन SQL. मतलब हमें SQL में इस्तेमाल होने वाले दो न्यूमेरिकल फंक्शंस का नाम बताना है. वी ऑल नो दैट देयर इज ए फंक्शन बाय द नेम ऑफ मॉड. मॉड के अंदर आप दो वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक तो होता है आपका डिविडेंड और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट योर डिविजियर. सो एक तो हो गया हमारा मॉड फंक्शन और दूसरा जो होता है दैट इज वी कैन से SQRT. और इस SQRT में आप एक नंबर पास कर सकते हैं. इसके अलावा हम यहाँ पे एक पावर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली पहला वैल्यू बेस होता है और दूसरा जो होता है वो एक्सपोनेंट वैल्यू को आप पास कर सकते हैं. तो आप इनमें से जो भी मेथड यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज आस्किंग दैट अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाय सेंडिंग ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल इज कॉल्ड. मतलब ईमेल के थ्रू किसी भी पर्सन की पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना और इसकी जो प्रैक्टिस होती है, और ईमेल्स ऐसी लगती हैं जैसे कि वो किसी ओरिजिनल फर्म से आई हुई हैं, इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं फिशिंग. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली माई फिशिंग. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप देख रहे हैं ये किस टोपोलॉजी को प्रेजेंट करता है. सो यहाँ पर आप देखिए एक सिंगल लाइन है जिसमें कि सारे ही आपके वर्क स्टेशन या क्लाइंट कनेक्टेड हैं और यहाँ पर एक आपका सर्वर भी है. सो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर बस टोपोलॉजी. सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बस टोपोलॉजी. So this is how we can get the answer of all these questions of section number 1 of part A. Let's talk about section number 2 जो कि basically based है हमारी case study पे. यहाँ पर ये बोल रहा है both the case study based questions
आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। इन द सेंस यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके 5 ऑप्शंस हैं या 5 डिफरेंट इसके सब क्वेश्चंस हैं जिनमें से किसी 4 को आपको करना है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली डेटा फ्रेम पे बेस्ड एक केस स्टडी है। नाउ इसमें ये बोलता है कि ये एक हमारे पास डेटा फ्रेम अवेलेबल है और इस डेटा फ्रेम की बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो व्हाट आई डू, ये जो डेटा फ्रेम और ये सारे क्वेश्चंस हैं इनको मैं यहां से हट के अलग से सेपरेटली एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। इसकी बेसिस पे ये बोलता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कमांड df.size। वेल, df.size या जो साइज एट्रीब्यूट होता है हमारे डेटा फ्रेम का, वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे डेटा फ्रेम में जितने भी होते हैं उनको रिटर्न करता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर मिसिंग वैल्यू भी हो तो उन्हें भी वो काउंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल, यहाँ पे टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं इस डेटा फ्रेम में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माई 16। यदि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में लिखा होता है लेंथ df और अगर आप इसे रन करते तो इट रिटर्न्स यू 4, और अगर यहाँ पर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते शेप का, ऑब्वियसली df.shape, तो ये जो रिटर्न करता एक टपल रिटर्न करता जहां पे रोज एंड कॉलम्स को ये एक्सप्लेन करता, तो उस दौरान df.shape अगर इस्तेमाल करते तो आंसर होता 4,4। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये एक्चुअली तब आपको डिस्प्ले करते या डिस्प्ले होता जब आप लिखते df.count। तो df.count के केस में हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर डी का, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन df.size का आंसर होगा 16। So this is how we can get the answer of this question. Question number 2 is saying that your class teacher wants to update value of column award of class 4 to 6 which is currently NaN. Help him to select correct statement. In the sense ये जो NaN है इसको हमें रिप्लेस करना है 6 के साथ में, तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? वेल, पहला स्टेटमेंट है df.at और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लास 4 awards इक्वल टू 6। नाउ ये जो at मेथड होता है ये बेसिकली किसी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट हम कॉलम और रो लेबल को पास करते हैं। तो यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 से अपडेट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सेकंड में है df.loc, फिर से हमने लिया है ऑब्वियसली हमारा रो लेबल देन कॉलम लेबल और इक्वल टू हमने फिर से कर दिया है 6। तो जब आप इसे भी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि NaN को 6 में चेंज करने का, तो ये 6 चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इस डेटा फ्रेम के केस स्टडी में जो अगला क्वेश्चन है, it is asking that write appropriate command to add a new column rank with values 1 2 3 4 to data frame। मतलब हमें इस डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करना है तो हम क्या इस्तेमाल करें? तो पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप नया कॉलम ऐड करते हैं तो डेटा फ्रेम, उसके बाद ब्रैकेट में जाके आपको कॉलम का लेबल लेना है और उसके बाद जो भी वैल्यूज आप पास करना चाहते हैं कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमने जो लिखा है df ब्रैकेट में रैंक इक्वल टू 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग दैट df.at इन ब्रैकेट रैंक इक्वल टू दिस अगेन। नाउ जैसा मैंने आपको बोला कि at जो होता है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं, बट आप चाहें तो इसका प्रयोग कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कॉलम लेबल दिया हुआ है, रो लेबल को मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर हम लिखते df.at और उसके बाद आप कॉलम लगा के कोमा लगा के यदि आप लिख देते रैंक एंड इसके बाद अगर आप इसमें सीरीज 1 2 3 4 पास करते तो ये नया कॉलम ऐड कर देता। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। और इसी तरह से df.loc में भी यही बात है। अगर यहाँ पे df.loc और इसमें भी अगर आप पहले रो लेवल के लिए कोलन डाल देते और फिर आप रैंक लेते और रैंक के बाद इसमें जो वैल्यू पास करते तो ये एक नए कॉलम को ऐड कर देता। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सो ओवरऑल जो हमारी ये डेटा फ्रेम की केस स्टडी थी उसका आंसर सभी हमने देखा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस नाउ। नाउ दिस इज हियर
It is asking that consider the following table hospital given below and answer your question from 1 to 5. हमारे पास एक टेबल है जो हमने MySQL में रेडी किया हुआ है, इसकी बेसिस पे हमें इसके सब पार्ट्स के आंसर्स देने हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट कमांड विच विल गिव द आउटपुट एज नेम, जिसके अंदर में सरिता और शिल्पा हमें डिस्प्ले करना है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज माई शिल्पा रिकॉर्ड एंड दूसरा जो सरिता है वो यहाँ पर है. अब सिर्फ यही दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनमें सिमिलैरिटी क्या है. तो पहला तो ये देखिए कि इसका जो डिपार्टमेंट है ये दोनों का सेम है, प्लस जेंडर भी दोनों का सेम है. तो इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT, तो ये तो सही है. बट जेंडर जो है ये भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में डाला हुआ है हमने और, जो कि वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर हम और लगा देंगे मतलब जो फीमेल का दूसरा कैंडिडेट है दैट इज सुमन, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था. तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे गलत है. ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग दैट सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT एंड जेंडर इक्वल टू F. तो इसका मतलब ENT भी हो और फीमेल जेंडर भी हो तभी हमारा आंसर डिस्प्ले करना चाहिए. तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार डिस्प्ले किया है, मतलब सारी फील्ड्स को डिस्प्ले करना, जबकि हमें सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Select appropriate SQL command to display name and department of all the male candidates with their date of admission in ascending order. मतलब हमारे को यहाँ पर जेंडर जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए और जो डेट ऑफ एडमिशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करनी है. इसका मतलब सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट बिल्कुल सही है फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर जेंडर इज M एंड ऑर्डर बाई. तो एंड लगा के कभी भी हम ऑर्डर बाई क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर जेंडर इक्वल टू M एंड ऑर्डर बाई, अगेन सेम वही चीज हो रही है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है. आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन देने में गलती की है. एनीवे ऑप्शन नंबर सी में हमने लिखा है सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर जेंडर इक्वल टू M ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन. So this is the correct syntax. So we can say the option number C is absolutely correct for this particular question. और जो ऑप्शन नंबर डी में हमने डाला है सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, देन उसके बाद हमने पहले ऑर्डर बाई लिया है, बाद में वेयर क्लॉज लिया है. सो ये सही तरीका नहीं होता ऑर्डर बाई को इस्तेमाल करने का. सो द ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is asking that write appropriate SQL command to display total number of patient with their department name. Well, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एग्रीगेट फंक्शन का. तो जब आप एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है उसके डिपार्टमेंट नेम्स के साथ उसका वैल्यू आना चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट नेम एज टोटल पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल तो सही लग रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज हमने मेंशन नहीं किया, अगर यहाँ पर हम इस डिपार्टमेंट को नहीं लेते और तब इसे एग्जीक्यूट करते तो ये हमारा आंसर आ सकता था. लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी डिस्प्ले करना है इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा. और चूंकि हमें यहाँ पे टोटल नंबर दिखाना है तो काउंट तो वैसे भी नहीं होगा. तो इसका मतलब सम वाला जो मेथड है वही सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग होगा. सो डिपार्टमेंट कॉमा सम नेम एज टोटल, तो एज आई सेड कि यहाँ पे ये दोनों हैं और ग्रुप बाई नहीं है तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा जहाँ पे हमने ग्रुप बाई क्लॉज लिया है विद डिपार्टमेंट सम नेम एज टोटल पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रुप बाई डिपार्टमेंट will be the correct answer. Let's move to the next question now. Here it is saying that what will be the output of the following code. Select star from hospital where name like as% and department in surgery comma ENT. मतलब कि डिपार्टमेंट सर्जरी और ENT होना चाहिए और सारी फील्ड्स को हमको डिस्प्ले करना है. मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही फील्ड ली हैं. आंसर इसका या तो सी होगा या डी होगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबका नाम एस से शुरू हो और सर्जरी और ENT डिपार्टमेंट के ही लोग होने चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एंड का, यहाँ पे अगर और होता तो फिर एस से होता तो भी चलता, नहीं होता तो भी चलता, बट डिपार्टमेंट सर्जरी और ENT होना था. और यदि एस से शुरू हो रहा है और डिपार्टमेंट कुछ और भी होगा तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाता, जैसा मैंने आपको बोला यदि यहाँ पे और होता. लेकिन चूंकि यहाँ पे एंड है मतलब ये दोनों ही कंडीशन जिस मैच होंगी उनका ही आंसर आना चाहिए.
अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू सी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सुमन, सुभाष, सरिता, शिल्पा ENT सर्जरी तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आरुष जो है वो सर्जरी का है, जबकि नाम एस से शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर जो होगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे एस से सारे नाम शुरू भी हो रहे हैं, या तो सर्जरी डिपार्टमेंट है या ENT का डिपार्टमेंट है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that Suraj want to update the charge of cardiology to 1200, and for this he wrote update charge from hospital set charge equal to 1200। तो लेकिन इसका उसको आंसर सही नहीं मिल रहा है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पहली चीज तो ये कि ऑप्शन नंबर ए सेइंग दैट अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू 1200, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें सिर्फ कार्डियोलॉजी का करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू 1200 हैविंग डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। कभी भी हम यहाँ पर हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ग्रुप बाई ना हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इट इज सेइंग दैट अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू 1200 वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर डी को हम कट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे जो मैंने पहले ही गलत कर दिया, अपडेट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल, तो ये तो कभी भी हम लिखते ही नहीं कि अपडेट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल, हम सीधे लिखते हैं अपडेट हॉस्पिटल। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर बी नाउ। इसके सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट सम बेसिक रूल्स ऑफ नेटिकेट्स। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वेल, नेटिकेट्स का मतलब ये है कि जब आप इंटरनेट पे वर्क करते रहते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ बेसिक ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। सिमिलरली उस तरीके के जितने भी एटिकेट्स जो आप इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से जो भी 3 या 4 आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई हैव टेकन लाइक डू नॉट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल टू विच यू डू नॉट ओन द राइट्स, मतलब आप कभी भी कॉपीराइटेड चीजों का इस्तेमाल ना करें, कभी उन्हें पोस्ट ना करें। दिस इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। एंड दूसरा जो होता है दैट इज ऑलवेज पोस्ट राइट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी कंटेंट को कभी पोस्ट ना करें। बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विथ ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। तो जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो हमेशा केयरफुल रहें कि जिस सोर्स की आपको जानकारी ना हो उसके ईमेल को ओपन ना करें, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड फिशिंग, आप उसके शिकार हो सकते हैं। डोंट रिपीटेडली पोस्ट द सेम कंटेंट फॉर एनी सर्विस और प्रोडक्ट, इसको हम स्पैमिंग बोलते हैं बेसिकली, जहां पे जैसे सपोज आपने किसी एड के लिए बार बार पोस्ट किया तो दैट बिकम्स व्हाट इज स्पैमिंग, तो आप उन चीजों से बचें। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं फॉर नेटिकेट्स जिन्हें आप समझ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज एस। ये हमारी पे एक सीरीज है और इसकी बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के लिए कमांड लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट डिस्प्ले टॉप 2 हाईएस्ट स्कोरर। वेल, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास ये सीरीज है हमें पहले इसे सॉर्ट करना होगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग एज यू लाइक। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, वन इज सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यू एंड सेकेंड इज व्हाट सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव ए सीरीज जिसमें की जो वैल्यूज हैं 40, 50, 60, देन 35 एंड 52 और इसकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमें हाईएस्ट स्कोरर टॉप 2 डिस्प्ले करना है। सो वी ऑल नो दैट कि पहले तो हमें इस सीरीज को सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, वन इज सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, इसके अंदर हम सीरीज पास करते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम सीरीज को सॉर्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू की बेसिस पे करना है तो हम यहाँ पे लेंगे s डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 35, देन 40, देन 50, देन 52, देन 60। अब इसके बाद में हमें हाईएस्ट स्कोरर चाहिए, इसका मतलब हमें बॉटम 2 को लेना होगा। सो वी कैन सिंपली से, वी ऑल नो दैट हमारे पास एक मेथड होता है टेल, मैं इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं। तो डॉट लगा के हम लिखेंगे टेल
और इसके बाद इसके ब्रैकेट में हम डाल देंगे 2, मतलब बॉटम 2 वैल्यूज को डिस्प्ले कर दें। सो द करेक्ट आंसर जो होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, दिस विल बी s.sort_ values ब्रैकेट्स देन .tail2। क्वेश्चन नंबर 2 वाज सेइंग दैट कि यदि आप लिखते हैं s और ब्रैकेट में आप डालते हैं -3 : तो इसका क्या आउटपुट आएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लाइसिंग। वी ऑल नो दैट कि सीरीज जो होता है उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। दिस इज लाइक -2, -3, -4 एंड -5। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो स्लाइसिंग का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, देन एंडिंग पोजीशन, और उसके बाद अगर स्टेप दिए हैं तो हम स्टेप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंडिंग पोजीशन कुछ भी नहीं दी हुई है, इसका मतलब -3 से लेकर -1 तक की सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी लाइक 60, देन 35 एंड देन 52। So this is how overall we can understand the answer of this question. Let's move to the question number 26 now. Here it is asking that explain the role of legend in a chart. Well, we all know that कि chart में जो legend होता है वो basically उसके data series को identify करता है. So we can say that legend help us to identify each data series uniquely by its color and pattern or shapes. जैसा मैंने starting में बताया कि series, तो हमारा जो chart होता है उसमें जितने भी डेटा सीरीज होती हैं, चाहे वो अलग अलग कितनी भी क्यों ना हो, उन सब की डिटेल्स आपको कलर वाइज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपका लीजेंड। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी मैप में भी लीजेंड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को, जो कि यूजर को समझ में नहीं आते हैं, तो उन सिंबल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है हमारा लीजेंड, जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द रोल ऑफ लीजेंड इन चार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, what is the significance of Python Panda library? Well, we all know that कि जो Python में Panda library होती है ये कहीं ना कहीं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली हम सीरीज और डेटा फ्रेम जैसे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन से दैट it is the most popular open source Python's library derived its name from Panel data system. It offers easy to use data structure for data manipulation and analysis. And as जैसा मैंने आपसे कहा कि जो examples हैं we can say series and data frames. So let's move to the next question now. Here it is asking that expand following terms: POP, VoIP, FTP and modem. So we all know that कि POP is all about post office protocol. So we can say post office protocol. When we talk about VoIP, it's all about voice over internet protocol, and similarly FTP is basically file transfer protocol, and modem is all about modulator demodulator. So this is how we can expand all these terms. Question number 29 is saying that state any two difference between primary key and foreign key. So we all know that primary key and foreign key basically implements the concept of referential integrity in database management system. Now referential integrity is something which is related to the relationship between two tables. Now दो टेबल को रिलेट करने के लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की बात करते हैं। प्राइमरी की जब आप किसी भी टेबल में लगाते हैं तो मैक्सिमम किसी एक फील्ड को ही आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये कि a table can have only one primary key. बट जब किसी टेबल में आप फॉरेन की बनाते हैं तो उस टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। प्राइमरी की में हम जानते हैं कि कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं, जबकि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज ऑब्वियसली अलाउड होती हैं। प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बट फॉरेन की में नल वैल्यूज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस वी शुड ऑलवेज रिमेंबर बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। So the next question is, Rahul has created a table book with following columns: B code, B name, price and publication. Now he wants to display lowest price of book publication wise. He wrote following code: select publication, mean price from book. But उसको उसका desired result नहीं मिल रहा है, तो हमें इसमें हेल्प करनी है सही क्वेरी लिखने पे। आप देखेंगे यहाँ पर हमने पब्लिकेशन को लिया है और मिनिमम प्राइस को लिया है। तो जब आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बेसिस पे समरी जनरेट करने के लिए, तो हमेशा वहां पर हमें ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा क्लॉज इंक्लूड करना होगा ग्रुप बाय के नाम से, और हमें मेंशन करना होगा पब्लिकेशन। पब्लिकेशन इसलिए ले रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला हुआ है
कि पब्लिकेशन वाइज हमें डेटा को डिस्प्ले करना है, मींस लोवेस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी सेलेक्ट पब्लिकेशन मिनिमम प्राइस फ्रॉम बुक ग्रुप बाय पब्लिकेशन। So this is how we can get the answer of this particular question. Question number 31 is asking that how can we classify SQL commands? We all know that there are two categories of SQL commands for as far as our syllabus is concerned. One is your DDL and second is DML. So let's talk about little bit about these things. So as you can see in your screen, DDL is all about data definition language, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी टेबल को या किसी डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, उसके स्कीम्स को डिफाइन करते हैं या स्कीमा को डिफाइन करते हैं। DML का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से किसी डेटाबेस में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को या नए रिकॉर्ड को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मीन्स रिकॉर्ड मैनेज करने की हम बात करते हैं। DDL में क्रिएट टेबल, ड्रॉप, अल्टर कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई दिस SQL कमांड्स। Our next question is write short notes on URL with element and example. Now we all know that URL जो होता है basically obviously यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी भी एक वेब डॉक्यूमेंट जिसको हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं, उसका एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। बट इस एड्रेस में हम उसके प्रोटोकॉल को भी इंक्लूड करते हैं। सो वी कैन से दैट URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्चुअली ये लोकेशन हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, इट शुड बी लोकेटर एक्चुअली, एंड पॉपुलरली नोन एज वेब एड्रेस। इट इज ए स्टैंडर्ड वे टू स्पेसिफाई द यूनिक एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली नोन एज व्हाट वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और वी कैन से www। नाउ URL जो होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज माई URL। एक पहला पार्ट होता है जिसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सर्वर वेयर डॉक्यूमेंट इज लोकेटेड। दूसरा होता है दैट इज आवर www.techtipnow.in से फॉर एग्जाम्पल, विच इज बेसिकली द यूनिक एड्रेस और द नेम ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, और यू कैन से वेबसाइट। एंड तीसरा जरूरत पड़ने पर हम उसमें स्पेसिफिक लोकेशन पे यदि जाना चाहते हैं, किसी एग्जैक्ट फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो उसका हम लोकेशन देते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर पाथ। तो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर आपका URL रेडी होता है। वन इज योर टाइप, सेकंड इज व्हाट योर एड्रेस, एंड थर्ड इज व्हाट योर पाथ। तो इस तरह से हम अपने URL को ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ सेलेक्ट कॉन्कैट अपर नेम देन लोअर सुल्तान। नाउ इसका जो आंसर होगा, एज यू कैन सी हियर, पहले तो हम नेम का अपर फॉर्म ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया से फॉर एग्जांपल नेम, तो पहले मैंने कैपिटल में लिखा नेम, और उसको जब हम कॉन्कैटिनेट करेंगे सुल्तान, जो कि ऑलरेडी लोअर फॉर्म में ही है, तो वी कैन सिंपली राइट इट टू सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन दोनों को कंबाइन करके, दिस विल बी नेम सुल्तान। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट सेलेक्ट सब स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। स्टार्ट हमें करना है C से अप टू 11 कैरेक्टर, मीन्स टोटल 11 कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है। 1, I is 1, N is 2, F is 3, O is 4, R is 5, M is our 6। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप करना M से, और टोटल 11 कैरेक्टर्स हमें लेने हैं। तो MATION, ये टोटल हमारे 6 हो गए, स्पेस इज 7, PRAC, टोटल मिला के 11 कैरेक्टर हो गए। सो इसका जो आंसर होगा, दिस विल बी मेशन स्पेस, that will be prac. So this is the answer of this particular question. Let's come to section number 2 now, which is basically of 3 marks. Now यहाँ पर ये बोलता है question number 34, the number of bikes sold by 4 different salesperson for the month of March is available to you. Write a program to plot these in a bar chart. हमारे पास 4 सेल्स पर्सन हैं, उनके द्वारा सेल की गई बाइक्स के टोटल नंबर्स हैं, और एक पर्टिकुलर मंथ के लिए वो अवेलेबल है। इनके लिए हमें बार चार्ट रेडी करना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। चलिए इसे देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि सपोज दिस इज माय सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन सपोज मेरे पास 3 हैं या 4 हैं, राज, रवि, सपोज रामन, एंड सपोज सुहेल। अब इसकी कुछ वैल्यूज भी हमारे पास हैं, इसे हटा दीजिए, लाइक 20 सेल्स, 30, 80 बाइक्स एंड 70 बाइक्स। इसकी बेसिस पे हमें चार्ट रेडी करना है। तो इसके लिए जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, दिस विल बी लाइक, सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब, ऑब्वियसली दैट इज माय मैटप्लॉटलिब, और इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज pyplot।
इसे हम दे देते हैं एस PLT। इसके बाद में हम पैंडा लाइब्रेरी को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज इंपोर्ट pandas एस PD। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक लिस्ट रेडी कर ली, से फॉर एग्जांपल एस, जहाँ पे हमने सेल्स पर्सन के नाम दे दिए जैसे राज, रवि। इसके बाद दूसरी एक और सीरीज ले लेते हैं वैल्यूज के लिए, जहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे लाइक 20, 30, 80 एंड 70। एंड बेसिस ऑन दिस अब हम एक बार चार्ट रेडी करेंगे। सो इसके लिए हम लिखेंगे PLT.bar, जहाँ पे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में अपने नेम्स को लेंगे। सो हम पास करेंगे एस को और वैल्यूज को हम पास करेंगे एज ए वैल्यू एक्सिस। एंड इसके बाद में यदि आप चाहते हैं एक्स लेबल देना तो वो भी दे सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स में एक्सिस में सेल्स पर्सन का नाम, तो आप नेम भी लिख सकते हैं या जो भी आप देना चाहें। इसी तरह से आप यहाँ पे PLT.y लेबल ले लेंगे, जिसमें कि आप डाल देंगे वैल्यूज। आप चाहें तो यहाँ पर PLT.title भी ले सकते हैं और इस टाइटल में आपने डाल दिया सेल ऑफ मार्च। एंड इसके बाद में फाइनली आप इस कोड शो कर देंगे, दैट विल बी PLT.show। सो दिस विल बी आवर कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए मैं इसे आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी हाउ द चार्ट इज कमिंग। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की कि किस तरह से हम चार्ट के लिए प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। So let's move to the next question. Now the question number 35 is asking that what are the problems a person who have internet addiction disorder faces। मतलब कोई पर्सन है जिसे इंटरनेट की लत पड़ी हुई है, तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है वो हमें पॉइंट आउट करना है। सो इसको भी हम देख लेते हैं। सो एज आई हैव रिटन हियर, रियल लाइफ रिलेशन गेट डिसरप्टेड मीन्स वो जो पर्सन जो अफेक्टेड होता है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से, वो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेता है, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हों। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड, ऑब्वियसली एज आई सेड, he or she avoids interaction with people around and starts lying about internet uses। मतलब वो ऑब्वियसली इंटरेक्शन कम करता है और इंटरनेट यूज करने से रिलेटेड वो झूठी बातें करना शुरू कर देता है। Obviously he feels restlessness and depression also, we can say। So these are the problems a person can face who are suffering from internet addiction disorder। Let's move to the next question now. Question number 36 is saying a relation family is given here. Basis on this we have to solve or write SQL command for these three questions. Count number of families whose income is less than 10,000, then average family members and name of family in uppercase। So let's solve all these questions also। So the question number 1 is saying that count number of families whose income is less than 10,000। So obviously सबसे पहले तो हम करेंगे select, we have to count families। So हम यहाँ पे लेंगे count। इसके बाद में आप यहाँ पर field ले सकते हैं, say for example name, and यहाँ पे बोलेंगे हम from, my table name is obviously family, and इसके बाद में ये बोल रहा है कि where my income is what, इट शुड बी लेस देन वॉट 10,000। बिकॉज यहाँ पर हमें कहीं पे भी ग्रुप बाई क्लॉज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमें नेम वाइज चीजों को डिस्प्ले करना है या मेंबर वाइज दिखाना है। यहाँ पे सिर्फ हमें काउंट करना है कि टोटल कितनी फैमिलीज है जिनकी सैलरी या जिनका इनकम 10,000 से कम है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ए। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर बी की, इट डिस्प्ले द एवरेज फैमिली मेंबर्स। सो वी कैन सिंपली राइट सेलेक्ट, बाद हम मेथड यूज करेंगे एवरेज, यहाँ पे हम लिख देंगे मेंबर्स, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज माई फैमिली, एंड दैट्स इट। रिमेंबर ऑलवेज हमें यहाँ पे सेमीकोलन जरूर डालना है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है डिस्प्ले नेम ऑफ फैमिली इन अपर केस। सो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद देयर इज ए मेथड नोन एज व्हाट यू केस, और ब्रैकेट में आप यहाँ पे ले लीजिए नेम, एंड इसके बाद सिंपली आप लिख दीजिए फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज अगेन माई फैमिली, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस का जो कमांड होगा आप समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 37 is saying that what is Boolean indexing of data frame, how it is helpful for data frame। It is I think the most important and very most expected question for this particular year I guess। So चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। Well, Boolean indexing जैसा इसका नाम है, हमको समझ में आ रहा है कि किसी भी डेटा फ्रेम की जब हम इंडेक्सिंग करते हैं
तो वहां पर अगर हम बुलियन वैल्यूज को यूज कर लें आइदर ट्रू या फॉल्स या 0 1 को, that is called what your boolean indexing. So we can say we can use boolean values such as true, false or 0 1 as indexes of a data frame. That is basically known as what your boolean indexing. As far as its importance or need is concerned, we can say that कि जब आपको data frame की values को दो separate parts में divide करना हो to analyze something or analyze data in a particular way. Say for example, I have माई क्लास जहाँ पे मैं कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, कुछ दिन ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे इन दोनों का रिकॉर्ड मैनेज करना है. सो मैं क्या करूँगा, अपना डेटा फ्रेम में जब भी इनके रिकॉर्ड्स को डालूंगा तो ऑनलाइन क्लास को ट्रू कर दूंगा, ऑफलाइन क्लास को फॉल्स कर दूंगा, सो दैट जब भी मैं इसके डेटा को डिस्प्ले करूंगा और फिल्टर में क्राइटेरिया डाल दूंगा सिर्फ ट्रू रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा. तो आसानी से मुझे ट्रू पार्ट्स मीन्स ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स मिल जाएंगी. So we can say that Boolean indexing of data frame is very useful in the situations where you want to divide the data frame in two groups like true rows and false rows, which further gives us more clarity about the data. So this is how we can write notes, or you can say that get answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now the question number 38, which is we can say the section number 3, the very long question and answer. It is asking that write SQL functions which will perform the following operations. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस. इन सारा क्वेश्चंस का हमें एसक्यूएल फंक्शन लिखना है, तो चलिए इसे भी देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज सेइंग दैट टू डिस्प्ले द ईयर ऑफ ए करेंट डेट. सो व्हाट यू कैन डू इज, वी ऑल नो दैट टू डिस्प्ले द करेंट डेट वी कैन यूज दिस curDate मेथड, और इसका मुझे ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी कैन कीप दिस curDate इनसाइड दिस ईयर मेथड एंड देन दैट्स इट. आप इसे सिर्फ इतना लिख दीजिए, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाके, यू विल सी इस करंट ईयर का जो भी ईयर है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा. थोड़ा सा अगर आप इसे और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली से एज ईयर एंड आपका आउटपुट आ जाएगा. बट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो यू कैन सिंपली टेक दिस ईयर. क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ योर फर्स्ट नेम. So what we can do for this is, there is a method called length, and inside this length you just put your first name. Say for example I am taking this Sanjay over here and put this semicolon here. You will see when you execute this you will get the length is 6. And similarly the question number 3 is asking that to display the power of 3 raised to the 4. We all know that there is a numeric function by the name of power, where you can put first is your base, that is my 3, and the second is exponent value, that is my 4, and when you call this select method in the MySQL prompt, you will see it will show you 3 to the power 4, so you can calculate it. Question number 4 is saying that to remove the leading space from the string, that is space then information practices, what we can do is we can use this ltrim method, and इस ltrim के अंदर में we can simply pass this information practices and put this bracket now, and obviously यहाँ पे आप इसे select statement ले लेंगे. So answer means इस question का आंसर ये होगा कि हम यहाँ पे ltrim function को यूज करेंगे. So जब आप इसे execute करेंगे तो ये सामने का पूरा स्पेस यहाँ से हट जाएगा. So ये तो हुआ हमारा ltrim. Question number 5 is saying that to display the last 3 characters of given string computer, there are 2 methods, one is left, one is your right, जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं. यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करते हैं और कितने वैल्यूज को, मतलब कितने कैरेक्टर्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, आइदर फ्रंट से तो लेफ्ट ही इस्तेमाल करते हैं, और राइट में जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं उसके राइट साइड के कितने कैरेक्टर्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे राइट, एंड इसके बाद इट इज सेइंग दैट कंप्यूटर टर्म में हमें लास्ट के 3 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है. सो विल टेक दिस कंप्यूटर देन कॉमा, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 3. जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इट विल शो यू TER. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नाउ हियर यू कैन सी इट इज आस्किंग दैट राइट ए पाइथन प्रोग्राम. ऑब्वियसली पांडा लाइब्रेरी पे बेस्ड है. वी हैव टू क्रिएट ए सीरीज स्टूडेंट के नाम से, कि ये वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी बेसिस पे हम सीरीज रेडी करेंगे. और ये जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए हमें क्या कमांड लिखना है वो हमें देखना है. तो चलिए इसे भी हम डिटेल में सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे सीरीज क्रिएट करेंगे। इसके लिए दो लिस्ट रेडी करेंगे, एक इंडेक्स की लिस्ट और एक वैल्यूज की लिस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पैंडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट इंपोर्ट pandas एज व्हाट योर pd। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक लिस्ट रेडी करते हैं L1, जहां पर कि हम पास कर देंगे सारी वैल्यूज को, मीन्स नेम्स को। सिमिलरली वी विल टेक अनदर लिस्ट जिसमें हम वैल्यूज डाल लेंगे लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट जब हम सीरीज रेडी करने जाएंगे वी विल राइट s इक्वल टू pd डॉट सीरीज, एंड यहां पर हम डालेंगे डेटा इक्वल टू ऑब्वियसली आवर L2 और इंडेक्स में हम पास कर देंगे L1 को। एंड इसके बाद ये हमारी सीरीज रेडी हो जाएगी। बेसिस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग अपडेट वैल्यूज लेस देन 70 इन गिवन सीरीज टू 75। मतलब जिनकी भी वैल्यू 70 से कम है उन्हें हमें 75 में अपडेट करना है। तो इसके लिए जो हम कोड लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये आएगी कि जब मैं लिखता हूं s इज लेस देन 70, इसका मतलब जो भी वैल्यू 70 से कम है उसे चेक करेगा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, और वापस इसे एज एन आर्ग्यूमेंट यदि मैं सीरीज के साथ इस्तेमाल करूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जिनकी वैल्यू 70 से कम है वो ट्रू है, और उनकी वैल्यू यदि ट्रू होती है तो उनकी वैल्यूज को आप सीधे सीधे 75 कर दीजिए। तो ये मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट राइट कमांड टू क्रिएट ए न्यू सीरीज ग्रेजुएट फ्रॉम द स्टूडेंट विद डबल्ड वैल्यू। इन द सेंस ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको 67 है तो इट शुड बी 134, 56 जो होना चाहिए दैट विल बी 112। तो इस तरह से डबल करके हमें एक नई सीरीज रेडी करनी है। तो यदि मैं लिखता हूं g इक्वल टू obviously my PD, then I write this series, and series के ब्रैकेट में जाके I will write this s into 2, and इसके बाद आप इस ब्रैकेट को डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए। सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी कि ये वैल्यूज डबल होके हमारे जी में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट वी हैव टू डिस्प्ले राम, जॉन एंड सूरज फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग सीरीज। तो यहाँ पे पहले राम है, फिर अल्टरनेटली जॉन है, उसके बाद सूरज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट का। और जब आप लिखेंगे प्रिंट, हमारे सीरीज का नाम है s, इसके ब्रैकेट में हम स्लाइसिंग करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे 0 से, तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। एंड भी हमारा लास्ट तक जाना चाहिए। तो स्टार्ट एंड हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यूज को चेक करना है। बट जो स्टेप जंप होगा, मतलब जो स्टेप्स इंक्रीमेंट होगा, दैट विल बी बाई 2। तो जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी फर्स्ट वैल्यू राम डिस्प्ले करेगा, देन 2 से स्किपिंग होगी तो जैम डिस्प्ले करेगा, फिर 2 से स्किपिंग होगी तो सूरज को डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए इसे एक बार मैं पाइथन में एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको। सो यू कैन सी हियर दिस इज माई कोड, जहां पर हमने पहले ये पूरी सीरीज रेडी की हुई है। इसके बाद में मैंने 75 से इसे अपडेट किया, देन इसका डबल वैल्यू करके g को डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद 2 के अल्टरनेट पे हम वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं, मीन स्लाइसिंग कर रहे हैं। लेट्स रन इट। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई ओरिजिनल सीरीज। उसके बाद में यहाँ पर हमने जब 75 से वैल्यूज को अपडेट की तो यू कैन सी दिस इज फारूक, दिस इज हरीश एंड राम, जिनकी वैल्यूज पहले 70 से कम थी लेकिन वो 75 से अपडेट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जी नाम से जो सीरीज रेडी की, जहां पे वैल्यूज को हमने डबल करके एस की नया सीरीज बनाया। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने राम, देन जॉन और सूरज को डिस्प्ले किया विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। Let's move to the next question now. So the last question is now about the computer network. Kanha Enterprise has set up its own new center at Merit for its office and web services activities. It has 4 blocks. There are 4 different blocks, and इन सारे blocks के बीच का ये distance दिया हुआ है, उसमें number of computers mention है, जिसकी basis पे ये कुछ questions हैं जिन्हें हमें solve करना है। तो चलिए इसे भी separately हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ब्लॉक्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, आई मीन डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास ब्लॉक सी में है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसे सर्वर बनाऊं और इससे सारे ही ब्लॉक्स को इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा एक लेआउट होगा बेस्ट, जहां पर कि हमारी कॉस्ट भी सेव होगी प्लस हमारे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। दिस विल बी द लेआउट वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
suggest the most suitable place to house the server of this organization with suitable reason. So as I said कि हमारा ब्लॉक सी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, सो ये हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होगा एज ए सर्वर बनाने के लिए, बिकॉज इट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दस द डिक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ केबलिंग, जिसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, एंड ऑब्वियसली हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर में नेटवर्क की इफिशिएंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. सो द आंसर यू कैन सी हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is saying that suggest the placement of the following devices with justification. So it was our block A, then there was block B, and इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया था block C और ये था हमारे पास में block D, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो block A और C है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स का है, और इसी तरह से ब्लॉक बी एंड सी को यदि आप ऑब्जर्व करें, दिस इज ब्लॉक बी टू सी, दिस इज 150 मीटर, एंड ए से डी का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 180 मीटर, बट हम सी से डी को कनेक्ट किए हैं और सी से डी के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं. एंड इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इन दोनों जगह पे हमें रिपीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हो सकती है. सो वी कैन से A एंड C एंड B एंड C, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पे रिपीटर्स डालने होंगे. नाउ व्हाट अबाउट दिस हब एंड स्विच? सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, इसमें जितने भी इनके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उन सारे ही कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें हब की जरूरत पड़ेगी. सो वी कैन सिंपली से दैट कि जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर सब जगह हमें हब की जरूरत पड़ेगी. सो इट मीन्स दैट each would be required in all the blocks to interconnect the group of cables from the different computers. So let's move to the next question now. Here it is saying that the organization is planning to link its front office situated in hilly area where cable connection is not feasible, suggest an economic way. So we all know that nowadays we are using broadband, which is basically called as radio wave transmission. So this will be the best option for this particular question, जहाँ पे कि हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है. तो दिस विल बी इजी टू इंस्टॉल, ट्रैवल कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, एंड बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. सो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज, कंपनी वांट्स इंटरनेट accessible in all the blocks, suggest for best suitable technology. So we can simply say is broadband because it provides us the best speed. So overall now we can understand answer of all these questions जिसे हमने इस सैम्पल पेपर में बनाने और समझने की कोशिश की है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सैम्पल पेपर है ये हेल्प करेगा ऑब्वियसली आने वाले कमिंग बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से पेपर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है. तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ. जल्दी मिलेंगे ऑब्वियसली नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट और ऑब्वियसली नए सैम्पल पेपर के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. और जैसा मैंने आपको इनिशियली वीडियो में बताया कि यदि आपको ये सैम्पल पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.